ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेसन। और मैं अभी दानिश से जो है वो बात ये कर रहा था कि दिस इज़ आवर लास्ट नॉलेज एरिया। एक चीज़ हमारी रहती है और वो है अबाउट जो प्रोफेशनल कंडक्ट और एथिक्स है उसके बारे में। वो सिर्फ एक दिन का लेक्चर है वो इतना बड़ा मतलब वो नहीं है, लेकिन अभी मैं आज भी थोड़ा तेज़ चलूँगा और कल भी हम करेंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो या तो मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा, या फिर अगर आप अवेलेबल हुए तो हम सैटरडे को भी इंशाल्लाह क्लास लेके आई वुड लाइक एट लीस्ट के हम इसको इस वीक में ख़त्म कर दें। अच्छा, जो इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया है इसको लास्ट पे रखने का मकसद ये था कि आप सारे प्रोसेसेस एंड डिटेल्स जो हमारी है बाकी सारे प्रोजेक्ट की वो आपको पता हो। और उसका फ़ायदा ये है कि हमें अब एक्चुअली इस नॉलेज एरिया को हम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, ठीक है? सो अगर आपको फिर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, यू मे आस्क मी, लेकिन अभी आपको अंदाज़ा होगा जैसे ही हम अभी तो कुछ ऐसी इनिशियल चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन जैसे ही हम डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर करना शुरू करेंगे तो यू वुड सी के हम तो ये सारा कुछ पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। और हमने जो कल टॉपिक शुरू किया था अगर आपको याद हो, तो हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन के मेथड्स देखे थे कि अगर मुझे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, स्टार्ट करना है, और उसके पीछे थीम ये था कि हमने ये अस्यूम करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट सिलेक्शन का मेथड एग्जिस्ट करता है। और बहुत सारे डिफरेंट प्रपोजल्स आते हैं और प्रपोजल्स में से कुछ शॉर्टलिस्ट होते हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद फाइनली कुछ प्रपोजल्स ऐसे हैं जो अप्रूव होते हैं और वो फिर प्रोजेक्ट की शक्ल इख्तियार करते हैं, एंड देन फाइनली वी आर ऑथराइज्ड टू स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट। लेकिन क्या कह रहे हैं इसका ये मेथड सिलेक्शन के होते क्या हैं, इतनी डिटेल में पीएएमपी एग्जाम इस बारे में कवर नहीं करता। अच्छा, सो हमने ये देखा कि यार प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड मेनली 2 टाइप्स के हैं, ब्रॉडर कैटेगरी। एक है बेनिफिट मैनेज मेजरमेंट मेथड्स हैं जो कि कंपैरेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, और एक कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन है जो कि मैथमेटिकल अप्रोच करते हैं। और हमने ये कहा कि यार ये वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट आप समझे, ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट एक्चुअली इट इज नेवर डिस्कस्ड, एटलीस्ट पिछले 3-4 साल 5 साल में तो ये कभी भी डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा बेनिफिट मेजरमेंट मेथड्स। इसके अंदर मर्डर पोर्ट क्या है, इसका जितना मैंने आपको 1-2 लाइनर, 1 लाइनर बता दिया वो काफ़ी है, पीयर रिव्यू का बता दिया और स्कोरिंग मॉडल्स का भी। और हमने कल स्टार्ट किया था इकोनॉमिक मेजर्स जिसके अंदर हमने एनपीवी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट। एनपीवी हमने कर लिया हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का, और पे बैक पीरियड रहता है, आईआरआर रहता है, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रहते हैं। ओके जी। अब हम आज शुरू करेंगे जो मैंने जैसे आपको कहा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कर लिया हुआ था कल, और अब हम आज एनपीवी को डिस्कस करेंगे। एनपीवी सॉरी हमने कर लिया हुआ है, और आज हम आईआरआर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जो हमने कल कवर की थी, इकोनॉमिक मेजर्स जिसके अंदर हमने ये क्वेश्चन किया था। अच्छा, अब आपके आज दानिश कुछ क्वेश्चन आए थे ग्रुप में, सो रिमेंबर कैलकुलेशंस, एडवांस कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है एनपीवी के अंदर, इसके अंदर पीएमपी एग्जाम के अंदर बिल्कुल नहीं पूछा जाता। आपसे सिंपली ये पूछा जाएगा कि यार अगर एक प्रोजेक्ट है, लेट्स से उसकी एनपीवी नेगेटिव है, तो क्या आप ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे? तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। हमें नेगेटिव एनपीवी का मतलब ये है कि हम लॉस में जा रहे हैं, हम पैसा लगा ज़्यादा रहे हैं और जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो कम है। ठीक है? तो इस वजह से ये नेगेटिव है। अच्छा, लेकिन अगर 2 प्रोजेक्ट्स हैं या 3 प्रोजेक्ट्स हैं, इन 3 प्रोजेक्ट्स में जैसे ए, बी और सी है, और तीनों की एनपीवी अलग लिखी हुई है। एक की 10,000 है, एक की 12,000 है, और एक की -2,000 है। तो माइनस वाला तो अंडरस्टूड है कि हम नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये तो लॉस वाली बात है। अब इन दोनों में से कौन-सा? तो इन दोनों में से जिसकी एनपीवी ज़्यादा है, वो वाला प्रोजेक्ट हम चूज़ करेंगे। एक और बात यहाँ पे यूज़ होती है, जितने भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड है, वहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं या 3 प्रोजेक्ट्स हैं लेट्स से, और उनमें से अगर मैं एक चूज़ करता हूँ, तो दूसरा नहीं कर सकूँगा फिर। या मीन्स दोनों में से एक कर सकता हूँ। अगर आपके पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और आपके पास इनफ फंड्स पड़े हुए हैं, और एक प्रोजेक्ट जो है उसकी एनपीवी 10,000 है और एक प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी 12,000 है, और दोनों प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए आपके पास पैसा है, तो आप दोनों से चूज़ कर लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम क्वेश्चन जनरली आपसे इस तरह पूछता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, मीन्स आप दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो उस केस में जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी, हम उसको चूज़ करेंगे, ठीक है? सो बेसिक रूल ये है, किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव हुई हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव हुई सेलेक्ट कर लेंगे।
दूसरी बात, अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो जिसकी एनपीवी ज़्यादा हुई, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और इसके तो कैलकुलेशन वाक़ई बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और लेकिन इसका मेन थीम ये है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, ये वो लेवल है या वो रिटर्न है जिस पे हमारे पास इंटरेस्ट का वो लेवल है जिस पे हमारे एनपीवी ज़ीरो हो जाती है। आसान अल्फाज़ में, ये भी आसान अल्फाज़ में इतना ही बनता है कि एनपीवी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जो हमारा पीएमपी एग्ज़ाम है, इसके लिए आप बस इतना याद रखें कि भाई मैं जितना मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न मेरा ज़्यादा होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उतना बेहतर है, दैट्स इट। जैसे हमने एनपीवी का कहा, जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतर है, बिल्कुल इसी तरह हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी कहते हैं कि जितना ये ज़्यादा होगा उतना बेहतर है, ठीक है? सो अगर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं और एक का आईआरआर जो है वो 13% है, दूसरे का आईआरआर लेट्स से 18% है, तो मैं 18% वाला प्रोजेक्ट चूज़ करूँगा, ठीक है जी? सो ये आईआरआर के बारे में आपके लिए इतना जानना काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद हम अगला है लाइक कि आपके पास सामने एग्ज़ाम्पल है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन 2 प्रोजेक्ट्स हैं, अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक का आईआरआर 21% है, एक का 15% है, तो हम कौन-सा चूज़ करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसको चूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरा है एक और अगला जो हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड है वो पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड जनरली अकेले हम यूज़ नहीं करते। अकेले इसलिए यूज़ नहीं करते लाइक अगर एक प्रोजेक्ट है, पहले पहली बात ये पढ़ लेते हैं कि पेबैक पीरियड क्या है। मैंने लेट्स से एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अभी बिल्कुल छोटी फिगर रख रहा हूँ ताकि काम आसान रहे। 10,000 जो है ना डॉलर्स मैंने इन्वेस्ट किए और वो मुझे फर्स्ट ईयर में लेट्स से 4,000 का रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी 6,000 जो है ना 10,000 में से 4,000 मेरा रिकवर हो गया। 6,000 अभी भी प्रोजेक्ट के अंदर लगा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर लेट्स से मैं कहता हूँ यस इन 6,000 में से मैं 5,000 मज़ीद रिकवर कर लेता हूँ। तो सेकंड ईयर के बाद भी अभी तक मेरा पैसा अंदर 1,000 जो है ना अभी भी इसके अंदर पड़ा हुआ है और मैंने फुली रिकवर नहीं किया। लेट्स से थर्ड मंथ में थर्ड थर्ड ईयर में मैं फर्स्ट मंथ में ही ये 1,000 रिकवर कर लेता हूँ, प्लस मैं ऊपर कुछ और करता हूँ। लेकिन फर्स्ट मंथ जैसे ही थर्ड थर्ड ईयर का स्टार्ट होगा तो मैं कहता हूँ अब मेरा वो पैसा जो इन्वेस्ट किया था फुली रिकवर हो गया। अब इससे ऊपर जो मैं कमाऊँगा दैट वुड बी माय प्रॉफिट। तो पे बैक पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फुली रिकवर कर लेते हैं जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आ गया पे बैक पीरियड और पे बैक पीरियड जितना छोटा होगा, जितना कम होगा मीन्स उतनी जल्दी मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है, ठीक है? सो जैसे आपने एनपीवी में देखा हायर द बेटर, आईआरआर में देखा हायर द बेटर, पे बैक पीरियड में आप कहते हो लेसर द बेटर। जितना क्विक हो पे बैक पीरियड, जितना अर्ली हो, जितना शॉर्ट हो पे बैक पीरियड उतना अच्छा है। लेकिन समटाइम्स आप जो है ना पे बैक पीरियड के केस में हम ना सिर्फ इस पे रिलाय नहीं कर रहे होते, हमें कुछ और भी फैक्टर्स जो हैं उनको भी देखना पड़ता है। मैं अभी आगे आगे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो उससे आपको आइडिया होगा कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट। नाउ व्हिच वन ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन चूज? एक प्रोजेक्ट ए है जिसका पे बैक पीरियड 6 मंथ है, ठीक है? और प्रोजेक्ट बी है उसका पे बैक पीरियड 18 मंथ्स है। तो अब मैं कौन-सा प्रोजेक्ट चूज़ करूँ? बज़ाहिर तो ये लगता है कि 6 मंथ वाला प्रोजेक्ट चूज़ करूँ, लेकिन लेट्स से ये 6 मंथ बाद जो मुझे रिटर्न दे रहा है पैसे के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ चीज़ों को आसान रखने के लिए, ये सिर्फ़ 6,000 का मुझे प्रॉफ़िट होता है और ये जो 18 मंथ वाला है ना, ये मुझे 80,000 प्रॉफ़िट दे रहा है। तो आप देखिए मेरा टाइम 3 टाइम्स बढ़ा है। 6 मंथ से मैं 18 मंथ्स पे गया हूँ। लेकिन प्रॉफ़िट जो है ना वो बहुत ज़्यादा 80,000 में चला गया। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ पे बैक पीरियड इज़ नॉट इनफ। मुझे कुछ और भी चीज़ें देखनी होंगी। जनरली हम देखते हैं, लाज़मी नहीं है। समटाइम्स आप पे बैक पीरियड ही सिर्फ़ देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। सो पे बैक पीरियड के केस में फ़ॉर्मूला ये है कि शॉर्टर द बेटर। अच्छा, उसके अगला हमारा जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड है इट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने आपको बताया था जब कि ये जो जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे कि उसमें हम बात करते थे कि जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें मेरा रिटर्न या प्रॉफिट कितना है, वहाँ पे प्रॉफिट की बात हुई थी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैंने उसी वक्त आपको क्लियर किया था कि ये बेसिकली बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो है, मीन्स बेनिफिट ऊपर और डिवाइडेड बाय कॉस्ट। और यहाँ पे बेनिफिट का मतलब प्रॉफिट नहीं है।
रादर बेनिफिट का मतलब है रेवेन्यू। इस सेंटेंस का जो है बोला है, इसके क्या मीनिंग है? देखिए, मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया और 10,000 इन्वेस्ट करने के बदले मुझे, जब मैंने कुछ सेल्स की या कोई भी काम किया, मुझे उसके बदले 12,000 मिला। अब अगर तो मैं 12,000 को बेनिफिट ले रहा हूँ और 10,000 को कॉस्ट ले रहा हूँ, तो ज़ाहिर है मेरी ये वैल्यू 1.2 हो जाएगी, व्हिच इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है बेनिफिट की फिगर ज़्यादा है और कॉस्ट की फिगर कम है। दैट मीन्स बेनिफिट ग्रेटर देन 1 इज़ अ प्रॉफिटेबल थिंग और हम ये प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। सो अ बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो ऑफ ग्रेटर देन 1 मीन्स बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन द कॉस्ट, और इस प्रोजेक्ट को मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा। अगर बेनिफिट मेरा लेट्स से 8,000 हो जाता है, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी और बेनिफिट होगा 8,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट 10,000 और वो वैल्यू होगी 0.8। अगर ये 1 से कम है, तो इसका मतलब है बेनिफिट कम हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो मैं इस चीज़ को तो कभी भी सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं ड्रॉप कर दूँगा। और तीसरी चीज़ है बेनिफिट और टू कॉस्ट रेशियो के अंदर हमारे पास बेनिफिट और कॉस्ट दोनों बराबर हों, तो उसको हम कहते हैं कि अब आपका ज़रा लेट्स से 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आ गया। अगर ये रेशियो 1 आती है, तो फिर मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँ या ना करूँ, इट मे डिपेंड। हम पीएमपी एग्ज़ाम के लिए तो अगर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन कोई हम एनजीओ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मे बी कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, वहाँ पे हमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो इट डिपेंड्स कि हम कॉस्ट टू या फिर हमारा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि यार इस दफ़ा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हम, बस एक मार्केट में एंट्री लेने के लिए लेट्स से सीपैक प्रोजेक्ट एक दफ़ा हम पकड़ लें, उसके बाद प्रॉफिट कमाते रहेंगे, तो मे बी उस केस में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहा हूँ, तो फिर मे बी 1 की वैल्यू पे भी मैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि यार बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो में अगर मेरी कॉस्ट जो है वो 12,000 सॉरी 10,000 है और बेनिफिट मेरे पास आ रहे हैं, ये जो मैं ये चीज़ बेचता हूँ या कोई भी काम करता हूँ, उसके रिटर्न में मुझे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो है 12,000। रेवेन्यू और बेनिफिट एक ही चीज़ है यहाँ पे। इस इस डेफिनिशन के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर आपने याद रखना है कि रेवेन्यू और इनकम और बेनिफिट एक ही चीज़ है। प्रॉफिट जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करके 12,000 कमा रहा हूँ, 12,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, 12,000 बेनिफिट गेन कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट इसमें से कितना है? प्रॉफिट तो सिर्फ 2,000 का है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को नहीं देखते, हम रेवेन्यू को देखते हैं, हम इनकम को देखते हैं, हम अपने बेनिफिट को देखते हैं। प्रॉफिट इस वाली रेशियो में नहीं कैलकुलेट होता, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। ये कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी-सी, प्रॉफिट की बात यहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा, इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ, व्हाट डज़ अ बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो ऑफ 1.7 मीन्स? जी, दानिश? Benefits greater than cost. द कॉस्ट इधर तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट आर अच्छा ग्रेटर सॉरी देन। मैं हाँ, इनमें से कोई। cost revenue is 1.7 times the cost. जी सर, ये बी ऑप्शन। ये भी है, ठीक है? वो ये प्रॉफिट नहीं है और क्योंकि जी 1.7 बड़ा है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कॉस्ट टाइम्स प्रॉफिट। सो ये बस आपने याद रखना कि रेशियो 1 से ऊपर होगी, तो दैट वुड बी गुड इनफ फॉर अस। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ना सिर्फ ये मैं आपको पूरे कोर्स के दौरान हाईलाइट करता आया हूँ कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि यार जब मैं रिस्क की एफर्ट डिसाइड करनी है कि यार रिस्क मैनेजमेंट कितनी अप्लाई करूं। अब एक रिस्क है, उसमें 10,000 का लॉस होने का अंदेशा है, तो मैं अब रिस्क मैनेजमेंट में कितना पैसा लगाऊं कि यार ये मेरा लॉस 10,000 ना हो। तो उस वक्त भी हमने एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया था कि कितना पैसा लगा के कितना रिस्क मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। और इसी तरह क्वालिटी के केस में भी हमने किया था कि क्वालिटी के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैलकुलेट की थी और हमने कहा था कि यार हमारी जो क्वालिटी की एफर्ट है वो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस और कन्फॉर्मेंस की यहाँ पे बात की थी कि कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस शुड बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, क्योंकि उसके अंदर हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यही कहता था। तो ना सिर्फ ये कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन के वक्त ऑर्गेनाइजेशन ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को यूज करती है, बल्कि थ्रू द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जो कुछ भी कर रहा होता है, जितना भी डिसीजंस ले रहा होता है, उसमें इस एस्पेक्ट को वो जहन में रखता है कि यार ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा कॉस्ट लगा दूं
बनिस्बत उसके जो मुझे बेनिफिट मिल रहे हैं, और ये आपको याद होगा कि हम पूरे कोर्स के दौरान करते रहे हैं। सो नाउ हियर इज द समरी, और ये समरी आप चाहें तो तस्वीर खींच लें, अगर बाकी अब क्योंकि होते ही नहीं है क्लास में तो इसलिए वीडियो ही वो देखेंगे तो उनके लिए तस्वीर की जरूरत नहीं है। अच्छा, नाउ इकोनॉमिक मेजर एनपीवी के बारे में रूल क्या है कि पहली बात तो ये कि पॉजिटिव एनपी वाला हम लेंगे, नेगेटिव एनपीवी वाला नहीं लेंगे। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और सारे ही पॉजिटिव है, तो फिर उस केस में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो बेस्ट होगा। आईआरआर हायर द बेटर, जिस दो से तीन चार प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी आईआरआर ज्यादा होगी वो हम चूज कर लेंगे। पे बैक पीरियड शॉर्टर द बेटर, जितना पे बैक पीरियड कम होगा उतना अच्छा है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के अंदर हमने कहा ग्रेटर देन वन इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन जितनी ज्यादा होगी, अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है और उसमें कहता है ये इसकी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 0.9 है, तो मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा। वो कहता है इसकी 1.1 है तो मैं कर लूंगा। लेकिन अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं, अगेन जैसे एनपीवी के केस में हमने कहा दो प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों की वैल्यू 1 से ऊपर है, तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि जिस बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की वैल्यू ज्यादा है दोनों में से हम उसको चूज कर लेंगे। अच्छा, अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, वेलकम। और आप भी आते ही सर मंडाते ही ओले पड़े और एक्सरसाइज में आप आगे डायरेक्ट ही। अच्छा ना, ये आपके सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज है। दो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, लेट्स से प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू अगर मैं उनको कैलकुलेट करता हूं तो पहले की नेट प्रेजेंट वैल्यू 95,000 है और दूसरे की 75,000 है, तो इसमें से मुझे कौन सा चूज करना चाहिए? हेलो, हायर द सर ए बेटर। वाला। ए वाला हायर द बेटर, ठीक है। और आईआरआर जो है वो एक की 13% है, एक की 17% है, कौन सा चूज करना चाहिए? 17%। 17% हायर द बेटर, सॉरी। और दूसरा तीसरे वाला पे बैक पीरियड के केस में 16 month। 16, क्योंकि शॉर्टर द बेटर। और बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो में 2.79। हायर द बेटर, ठीक हो गया जी। सो ये बस इतना ही आपको जानना इनके बारे में जरूरी, और मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली ये भी शायद ही है। तो बहरहाल इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो एग्जाम के क्वेश्चंस के अंदर आती जरूर है, लेकिन आपसे ऐसे पूछा नहीं जाता, मतलब बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं आता। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं सारे, ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ये फाइनेंस से रिलेटेड है। एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? वो ये होती है कि अगर मेरे पास दो तीन चार अपॉर्चुनिटीज या चॉइसेस हैं, उसमें से एक चॉइस ऑब्वियसली मैं सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने लेट्स से मेरे पास फिलहाल हम सिंपल केस रखते हैं कि दो चॉइसेस हैं और एक चॉइस में मुझे 10,000 का फायदा हो रहा है और दूसरे में लेट्स से मुझे 13,000 का फायदा हो रहा है। अब अगर मैं 13,000 वाले को चूज करता हूं तो इसके बाद जो मैंने इमीडिएट जो नेक्स्ट वैल्यू जो मैंने फोरगो की है, जो मैंने अवेल नहीं की बिकॉज आई हैव अवेल्ड दिस वन, वो है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हम ये कहते हैं कि जो अगर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं तो जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जिसको मैंने छोड़ा है, ड्रॉप किया है, फोरगो किया है बिकॉज आई हैव चोजन अदर ऑल्टरनेटिव, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी 45,000 है और प्रोजेक्ट बी है उसकी एनपीवी 85,000 है, तो अगर मैं प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करता हूं तो फिर एन जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो होगी 45,000। इज दिस पॉइंट क्लियर? जी सर। ओके जी। उसके बाद एक और चीज है, कॉन्सेप्ट है संक कॉस्ट का। संक कॉस्ट वो अमाउंट है, वो पैसा है जो आप प्रोजेक्ट पे लगा चुके हो, ठीक है। इसके ना अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर इसके बारे में कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। लेकिन इस एग्जांपल को आप सामने देखिए कि एक प्रोजेक्ट था, उसका इनिशियल हमने 1 मिलियन या 10 लाख एक बजट सोचा था। अब 2 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट को, अभी या आधा कंप्लीट हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ प्रोजेक्ट, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट हमारी जो है ना वो 2 लाख चली है, 20 लाख हो गई हुई है, 2 मिलियन। तो हम ऑलरेडी 10 लाख ओवर स्पेंड कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। और अभी प्रोजेक्ट आधा कंप्लीट है। अब बात ये है कि फैसला यहाँ पे आ जाता है कि मुझे ये डिसीजन लेना है कि क्या ये प्रोजेक्ट मैं मजीद आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं। तो इस डिसीजन को लेते वक्त कि क्या मैं अपना प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं, उस वक्त जो पैसा मेरा डूब चुका है, जो पैसा संक कॉस्ट हो चुकी हुई है, जो पैसा मैं लगा चुका हूं, मैं उसको सामने नहीं रखता। ये
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझा देता। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि जब व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ अ प्रोजेक्ट या उसके जो फ्यूचर के बारे में हमको डिसीजन ले रहे होते हैं प्रोजेक्ट के, तो उस प्रोजेक्ट पे अभी तक कितना पैसा लग चुका है, ये पॉइंट हम कंसीडर नहीं करते। वरना तो हम ये कभी भी ये देखें, ये कोई डिसीजन लेने की बात ही नहीं है। मैं मे बी यहाँ पे आगे अगर इतना ओवर बजट हो गया तो शायद मैं प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू ना करूँ। लेकिन हो सकता है मैं अगर सिर्फ फ्यूचर को देखूँ, पिछले को भूल जाऊँ और सिर्फ फ्यूचर को देखूँ, तो मे बी वो मुझे आगे ये नज़र आ रहा है कि यार मैं अगर 1 मिलियन और इसके ऊपर लगा के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मुझे ये रिटर्न मिलने हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में हम पीछे वाला जो संक कॉस्ट होती है, अभी मैंने बिल्कुल सिंपल करके आप कह लें, बड़ी वेग अंदाज में बात की है। लेकिन अगर आप पहले मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट, तो फिर आपको एग्जैक्टली पता होगा कि व्हाट आई एम रेफरिंग टू हियर, कि संक कॉस्ट का क्या मतलब है। ठीक है। सो मैनेज फाइनेंस का या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आप जब भी फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हो अबाउट कंटिन्यूइंग अ ट्रबल प्रोजेक्ट, तो उस केस में हम संक कॉस्ट को नहीं कंसीडर करते। जो पैसा स्पेंड हो गया, हो गया। एक और टर्म जो इस बारे में यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और इसके बारे में आप ये समझिए कि एक सर्टेन लेवल के बाद आप इम्प्रूवमेंट उस एंगल से या उस रेशियो से या उस तरह से नहीं करते हैं, जिस रेशियो से आप टाइम, एफर्ट या पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक है? या रिसोर्सेज़ लगा रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार एक मेरे पास लेट्स से प्रोग्रामर है, और वो एक प्रोग्रामर जो है ना 1 घंटे में 1 मॉड्यूल अपने सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिख लेता है। अच्छा, मैं कहता हूँ अच्छा यार फिर यूँ करते हैं 2 प्रोग्रामर लगा देते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ 1 घंटे में 2 मॉड्यूल हो जाएँगे। फिर मैं कहता हूँ अच्छा यार 3 लगा देते हैं। ये इस तरह जिस तरह प्रोग्रामर आगे बढ़ाते जा रहे हो, एक टाइम आएगा एक्चुअली दूसरे या तीसरे ही प्रोग्रामर पे कि अब आपके मॉड्यूल उस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्रोग्रामर जो हैं वो 1.7 मॉड्यूल्स बनाएँ 1 घंटे में। अगर 3 प्रोग्रामर आ जाते हैं तो हार्डली वो मिलकर 2.25 बनाएँ। तो अब आप देखिए कि एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पे एडिंग मोर रिसोर्सेज़, इनपुट, पैसा जो भी है ये, ठीक है? वो आपको उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए, एक प्रोग्रामर 1 मॉड्यूल बनाता है तो 2 को 2 बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है जी। अच्छा, सो इसलिए इसकी मतलब इसके पीछे अंडरलाइंग कॉज जो है वो ये है कि जब आपके ये मल्टीपल जैसे प्रोग्रामर्स आप बढ़ा रहे थे, तो उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन एफर्ट चाहिए, उसकी वजह से वो आपका जो बेनिफिट है या रिटर्न है उस तरह उस प्रोपोर्शन के साथ नहीं बढ़ता। सो ये भी अगेन एक कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंशियल उसमें यूज होता है। एंड देन आई गेस दिस दिस वुड बी द लास्ट। यस, नहीं, अब आगे डिप्रिसिएशन ही है, बस ये दोनों लास्ट ही होंगे आई होप। अच्छा, एक है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल बेसिकली वो लिक्विड अमाउंट ऑफ मनी है जो आपके पास अवेलेबल है। इसको हम ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक लैंड खरीदी हुई है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, 2 यूनिट और कहीं लगे हुए हैं, ठीक है? बड़े-बड़े एसेट पड़े हुए हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स ऐसे होते हैं जो मैं इनको इतना ईज़ी नहीं होता कि मैं इनको सेल आउट करके हार्ड कैश या अदरवाइज़ पैसा मेरे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाए और मैं इसको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूँ, नया प्रोजेक्ट को खोलूँ। मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे जो नया प्रोजेक्ट खोलने के लिए मेरे पास रनिंग में कितना पैसा है, और उसके लिए हमारा जो फाइनेंशियल टर्म्स में हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि करंट एसेट्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जिनको हम फौरी सेल कर सकते हैं। जैसे मेरी इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है उसको हम शॉर्ट टर्म एसेट कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं, ठीक है? और करंट लायबिलिटीज़ ये जो मुझे छोटे-मोटे रूटीन में पैसे देने पड़ते हैं, लेट्स से मुझे बिल देना है, मुझे सैलरीज़ देनी है, ये मेरी करंट लायबिलिटीज़ है। तो जो एसेट्स पड़े हुए हैं माइनस जो लायबिलिटीज़ है, ये इनका जो डिफरेंस है ये मुझे बताता है कि अब मेरे पास एडिशनल पैसा इस वक़्त लिक्विड फॉर्म में कितना है और उसको मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एक और चीज़ है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से मुराद ये है कि जो हमारे स्पेशली जैसे मैंने लार्ज एसेट्स की बात की, गाड़ी हो गई, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट, प्लांट हो गया, ये जब हम खरीदते हैं तो वक़्त के साथ-साथ इनकी अमाउंट या वर्थ में, सॉरी, इनकी वैल्यू या वर्थ में कमी आनी शुरू हो जाती है।
ठीक है? तो एक गाड़ी है, लेट्स से आपने 10,000 की खरीदी या मशीनरी $10,000 की खरीदी, और अब आप कह रहे हो कि 1 साल बाद अब इसकी वर्थ 9,000 रहेगी, फिर अगले साल इसकी वर्थ 8,000 रहेगी एंड सो ऑन। और बाद दफ़ा लेट्स से इस गाड़ी या इक्विपमेंट या मशीनरी जो भी मैंने खरीदी, इसकी यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स, लेट्स से, और हर साल मैं कहता हूँ $1,000 इसकी वो कम हो रहा है। तो 10 साल के बाद जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो रह जाएगी। ठीक है? एक और होता है कि मैं कहता हूँ ये जो आखिर पे वैल्यू बचती है, इसको हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपके पास बिल्कुल चीज़ नाकाबिले इस्तेमाल हो जाए, इवन देन उसकी यूज़फुल लाइफ अब ख़त्म हो गई है, स्टिल ये आप स्क्रैप में भी अगर बेचते हो तो कुछ अमाउंट आपको मिल जाती है। ठीक है? वो जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। तो मेरी जो किसी भी चीज़ की, स्पेशली लॉन्ग टर्म एसेट की, लार्ज एसेट की जब भी वैल्यू हम खरीदते हैं, उसकी वैल्यू ओवर टाइम आहिस्ता-आहिस्ता कम होती है। इस चीज़ को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब अगेन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन ये कभी आए नहीं है एग्ज़ाम के अंदर। बट स्टिल उनके नाम एक दफ़ा जान लेना काफ़ी है, और एक डिफरेंस आप बस याद रखिएगा। एक है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन और एक है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन ये है कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि लेट्स से एक आइटम है वो 1000 का है, और लेट्स से उसकी 10 साल बाद जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। तो फिर ये 1000 का फर्स्ट ईयर में खरीदा, क्या फर्स्ट ईयर के एंड पे इसकी वर्थ 900 रह गई, अगली दफा इसकी 800 रह गई, तो इसका मतलब है 100 पर ईयर इसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन अगर लेट्स से आखिर पे ये फिर भी ना ना करते हुए भी आखिर पे मैं कहता हूँ कि यार ये 2000 का बिक जाएगा, सॉरी 200 का लेट्स से ये निकल जाएगा, तो अब इसका मतलब है 10 साल में इसकी वर्थ 80 रुपीस पर ईयर के हिसाब से कम होती 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 आखिरी ईयर पे 800 वर्थ इसकी निकल जाएगी। लाइक ये हमने 1000 की खरीदी थी, और 1000 सॉरी 200 जो है ना इसकी बाकी अमाउंट या इसकी बाकी वैल्यू रह जाएगी। तो ये है इक्वल अमाउंट्स में हर साल आपकी ये जो इसकी वैल्यू है वो कम होती जा रही है इक्वल उसमें। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। लेकिन एक्सेलरेटेड के अंदर जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार फर्स्ट ईयर जो है ना वो 200 डेप्रिशिएट किया, अगले ईयर 150 डेप्रिशिएट किया, उससे अगले ईयर लेट्स से वो कहता है यार 100 डेप्रिशिएट किया एंड सो ऑन। ये है हमारी एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, और ये थोड़ा तेजी से डेप्रिशिएट इसमें हम करवाते हैं चीज़ों को। अच्छा, अब इसके अंदर भी फिर 2 फर्दर आप कहने के मेथड्स हैं, एक को डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस कहते हैं और एक सम ऑफ द ईयर ड्यूरेट्स है। बट अगेन ये टॉपिक्स अरसा दराज से नहीं आए एग्जाम में। तो अगर आप देख लें, नाम याद रख लें तो ठीक है, और ना भी रखें तो कोई नहीं है। बाकी ये स्ट्रेट लाइन और एक्सेलरेटेड का आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले पता होगा। अच्छा जी, उसके बाद है अब ये जो हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में चीज़ें पढ़ी, तो एग्ज़ाम इसके अंदर किन एंगल से आपको पूछ सकता है? 2 बातें हैं या 2 एस्पेक्ट्स हैं इनके बारे में। एक ये है कि भाई हम एग्ज़ाम आपको ये बावर कराना चाहता है, ये अस्यूम करता है कि यार आपको एज़ अ गुड प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल ये पता होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है ये ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट सिलेक्शन का प्रोसीजर यूज़ हुआ है, और उन प्रोसीजर के अंदर कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड जो जो हमने पढ़े हैं, इनमें से कोई या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज़ वो यूज़ हुए होंगे। दैट मीन्स अब वो प्रोजेक्ट किसी ख़ास मकसद के लिए बना है, और एक ख़ास अंदाज़ से, जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लिया हुआ है जिसमें हमारी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 1 आ रही थी, तो इसका मतलब है मे बी मैं इसको प्रॉफ़िट के लिए नहीं कर रहा बल्कि कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहा हूँ। ठीक है? तो उसकी वजह से हमारे जो फ्यूचर के डिसीजंस हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के, वो इफ़ेक्ट होते हैं। सो एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू शुड नो कि हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने की कोई वजह है, और उसको किसी क्राइटेरिया के मुताबिक सिलेक्ट किया गया है यूजिंग सम प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड। एक बात ये है। दूसरा जो है, वो आपसे ये पूछा जा सकता है, जो हमने अभी एक्सरसाइज़ एक छोटी-सी की, कि यार आपका एक प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड आप कौन-सा यूज़ करते हैं, और उस अगर एक लाइक एनपीवी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो एनपीवी को यूज़ करते हुए किस प्रोजेक्ट को हम प्रेफ़र करेंगे ओवर अदर प्रोजेक्ट, लाइक जैसे मैंने कहा कि जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी आप उसको करोगे, जिसकी कम होगी उसको रिजेक्ट कर दोगे। सो ये 2 एंगल हैं, एस्पेक्ट है। एक के अंदर वो मेथड नहीं पूछते कि क्या है, बस ये आपको पता होना चाहिए। कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि भाई एक एक रीज़न है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई आपको अगर कह देता है हाइपोथेटिकली कि जी यार यूँ करते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम
इस तरह कर लेते हैं। भाई ये जो चेंज आप करवा रहे हो, ये क्या आपको इसको एनालाइज नहीं करना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट जिस मकसद के लिए स्टार्ट हुआ था, उससे ज़रा कंपेयर तो कर लो। आपका प्रोजेक्ट जिस वजह से सिलेक्ट हुआ था, उससे ज़रा देख तो लो। तो इसलिए हम ये इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे और हम ये कहते हैं कि यार हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन का एक प्रॉपर मेथड था। अच्छा जी, अब जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन का जो पूरा मेथड है या तरीका वारदात है, ये जो स्टेप्स हैं, इसके नतीजे में हमारे पास ना एक बिज़नेस केस बनता है, ठीक है? और फिर दूसरा आपको याद होगा बिज़नेस केस एंड बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान के बारे में हम बात की थी। काफ़ी सारी स्लाइड्स आगे इसी के बारे में है, तो मैं उनको ज़रा जल्दी क्विकली बस गो थ्रू करूँगा। सो बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान सॉरी जो बिज़नेस केस है, ये हमें ये बताता है कि हमने एक प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया, कोई बिज़नेस नीड थी, फॉर प्रॉफिट किया या फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस पे किया और हमारे पास क्या-क्या इस प्रोजेक्ट को करने के अल्टरनेटिव्स थे, हमने कौन-सा अल्टरनेटिव चूज़ किया, ठीक है? और इसके अलावा बेनिफिट इससे ज़ाहिर है दोनों प्रॉफिट लॉस जो भी है हो उनको भी सॉरी प्रॉफिट जो है वो हम इसमें मेंशन करेंगे कि यार ये बेनिफिट्स या वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं अदरवाइज़ हो सकते हैं ये बेनिफिट्स मेरे पास एक्सपेक्टेड है। अच्छा अब और ये मैंने एक एग्जांपल बड़ी दफ़ा आपको दी कि यार ये जो चीज़ है बिज़नेस केस ये इफ़ेक्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के बहुत सारे डिसीजन और हम एक एग्जांपल शुरू से लेते हैं चले आ रहे हैं कि मुझे अगर अपने कॉम्पिटिटर से पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और मैं अब यहाँ पे फंसा हुआ हूँ कि यार अपना स्केड्यूल कम करता हूँ तो कॉस्ट ऊपर जाती है और कॉस्ट कम करता हूँ तो स्केड्यूल आगे जाता है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा? तो भाई मैं इस केस में बिज़नेस डॉक्यूमेंट को देखूँगा, बिज़नेस केस को देखूँगा। अगर तो उस बिज़नेस केस में हमारा मकसद बड़ा क्लियरली स्टेटेड है कि भाई इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मार्केट में लॉन्च किया जाए, ताकि हम मार्केट का ये बड़ा शेयर कैप्चर कर लें। क्योंकि ये एक बिग जायंट है और अगर इसके आने से पहले हमने लॉन्च ना किया, तो इसने मार्केट से बहुत बड़ा हिस्सा उठा लेना है और हमारे पास कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो इससे हमें स्केड्यूल की इम्पोर्टेंस अपने प्रोजेक्ट के लिए वो नज़र आ रही है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रोसेस व्हिच इज़ डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर और ये प्रोसेस हम ऑलरेडी पूरा ही कर चुके हुए हैं। बहुत जल्दी से मैं इसको चलाऊँगा, बहुत ही जल्दी इनफैक्ट और इसी तरह जो डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, ये भी आप पूरा कर चुके हुए हैं। इसको भी मैं बहुत क्विकली आगे लेके जाऊँगा। फिर हमारा है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क एंड मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज। ये अभी हमने उस तरह से डिटेल में नहीं किया दोनों। एंड देन मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क एंड परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज ऑल। और फिर क्लोज प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हो क्योंकि क्लोजिंग के अंदर हमने जो स्टेप्स भी पढ़े वो इसी प्रोसेस के थे एक्चुअली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेवलप प्रोजेक्ट चार्ट प्रोसेस जो कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस है इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया का। और एक बात और यहाँ पे आप देखिए, इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया के अंदर आप देखें सिर्फ दो प्रोसेसेस हैं, एक ये और एक ये। और अगर आपको इसी तरह क्लोजिंग के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस है, दैट मीन्स ये तीन प्रोसेस अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो दो प्रोसेस ग्रुप में आप अबव टारगेट पे चले जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है? सो इसलिए आप इनको जरा इस हिसाब से देखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग में 13% क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अबाउट 22 क्वेश्चंस आपके टोटल मतलब चार्टर और आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में। इसी तरह क्लोजिंग में अबाउट 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ इस एक प्रोसेस में है। तो ये आपने इनको बड़े ध्यान से करना है और कोशिश करें कि बड़े अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ जाए। अच्छा, अब डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर अकेले में से ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको चार्टर से रिलेट करते हैं। अब पहली बात ये कि प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर क्या कुछ होगा, यू ऑलरेडी नो दैट। हमने कहा हुआ है कि इसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट का जो हाई लेवल स्कोप है या जो रिक्वायरमेंट है हाई लेवल कि हम प्रोजेक्ट में करना क्या चाह रहे हैं वो डिफाइन करते हैं। हाई लेवल हमारे पास जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो बता देते हैं। हाई लेवल जो रिस्क है वो बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे हाई लेवल के वो बता देते हैं। ठीक है, कोई अजम्पशन कंस्ट्रेंट है वो बता देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा उसकी नॉमिनेशन आ जाती है। ओवरऑल बड़े से कंस्ट्रेंट बजट के स्केड्यूल के माइलस्टोन वो बताते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट हो जाता है, उसकी अथॉरिटी क्या होगी वो वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एंड सो ऑन। और ये सारा प्रोजेक्ट चार्टर इनिशिएट होता है, लेकिन प्रोजेक्ट चार्टर देने का भी कोई मकसद है वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या है। प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर ये याद रखिएगा कि वो डिटेल्ड प्लानिंग नहीं होती जो हम प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में जाके करते हैं। जो कुछ यहाँ पे होता है वो हाई लेवल होता है और अभी मैंने आपको ये सारे वो हाई लेवल लिस्ट जो है वो पहले भी आपने पढ़ी भी आपको पता होगा और अभी मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दी। सो जिशान इज हियर, लेट हिम जॉइन।
ओके जी। सो अब हमने चार्टर के अंदर ये कहा कि इस चार्टर को बनाने के लिए जाहिर है, लेट्स से मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, आप और मैं मिलकर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम आपस में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, रिक्वायरमेंट्स हाईलाइट होंगी, कंस्ट्रेंट्स का पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव्स पता चलेंगे, रिस्क अजम्पशन, जो जो बातें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, और फिर हमें ये भी अंदाजा होगा कि हाई लेवल पे ही रहते हुए कि यार ये जो गिवन कंस्ट्रेंट है, जो बजट हमें बताया हुआ है और जो मुझे टाइम स्केड्यूल बताया हुआ है, इसके अंदर और जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं, क्या ये प्रोजेक्ट करना फिजिबल है भी या नहीं, हाई लेवल पे हम करेंगे। बाकी तो जाहिर है वो डिटेल एस्टिमेट और बॉटम अप जब करेंगे तो उस वक्त पता चलेगा, लेकिन एट दिस स्टेज हाई लेवल हम बेनिफिट एनालिसिस एक दफा वो जरूर करना चाहेंगे कि यार इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि हम ये प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करें। अगेन ये इसके लिए आपको वो जो हमने चैप्टर 3 के अंदर रीटा का प्रोसेस चार्ट के अंदर इनिशिएटिंग के अंदर चीजें पढ़ी हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। वो अगर आप देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर, बल्कि आई वुड रिकमेंड कि उसके साथ ही इसको पढ़ें और उसके साथ इसको रिवाइज कर लें। अच्छा जी, इस हाई लेवल करने का मकसद ये होता है कि अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। इनिशिएट तो तब होगा जब चार्टर बन जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बनाते हुए हम ये सारी फिजिबिलिटी और कंस्ट्रेंट्स सामने रखेंगे। इसका मकसद ये होता है कि यार एक्चुअली अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट पे प्लानिंग डिटेल करने बैठ जाऊं तो डिटेल प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट, टाइम और आपको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, पैसा लगता है। तो आई डोंट वांट कि यार हम जब तक प्रोजेक्ट अभी अप्रूव नहीं हुआ, फॉर्मली अप्रूव नहीं हुआ, तो मैं उससे पहले ही वो डिटेल प्लानिंग वो शुरू कर दूं। आई वुड से कि यार इसको अप्रूव करने से पहले एक दफा हम इसका हाई लेवल जो है असेसमेंट वो कर लें, ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी को देख लें। ओके जी, उसके बाद सॉरी, उसके बाद हमारे पास बिजनेस डॉक्यूमेंट का एक जिक्र आया, और दो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर ये पता है। एक को हम कहते हैं बिजनेस केस और एक को हम कहते हैं बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। और आपको मैंने ये बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होते प्रोजेक्ट के दौरान, रादर हम गाहे बगाहे इनको रेफर जरूर करते हैं। मतलब एक जगह मैं फंस गया हूँ, जैसे हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हर दफा हम करते रहे हैं कि यार मुझे कॉस्ट बचाऊं या अपना स्केड्यूल कम करूं, तो उसके लिए मैं पीछे आके बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान देख लूंगा, किस बेनिफिट के लिए, या बिजनेस केस देख लूंगा, किस रीजन की वजह से हमने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। अच्छा, अब ये बिजनेस केस क्या है, वी हैव कवर्ड दिस थिंग इन डिटेल, पहले भी हम ये बात कर चुके हुए हैं। और अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये वही एग्जांपल है, जैसे मैं कह रहा था कि आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है और वगैरह वगैरह, ये भी आपने कर लिया हुआ है। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, अगेन यू हैव ऑलरेडी डन इट, और अभी भी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। अब अगला आता है कंस्ट्रेंट एंड अजम्पशन। कंस्ट्रेंट एंड अजम्पशंस के अंदर बेसिकली हम हाई लेवल कंस्ट्रेंट्स एंड हाई लेवल अजम्पशंस, इसके बारे में मैं आपको एक दो बातें बता रहा हूँ। एक तो ये कि चार्टर के अंदर भी हम बाज दफा अजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट लिखते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चार्टर के अंदर ही हाई लेवल अजम्पशंस, हाई लेवल कंस्ट्रेंट लिख लें। लेकिन पिमबॉक गाइड चार्टर को आप एक अलग इनपुट और सॉरी आउटपुट के तौर पे देती है, और दूसरा आउटपुट वो कहती है कि यहाँ पे अजम्पशन लॉग है। अजम्पशन लॉग के अंदर अजम्पशंस भी हैं और कंस्ट्रेंट्स भी हैं। और मैंने आपको बताया हुआ ये जो अजम्पशन लॉग है ना, ये हर प्रोसेस के इनपुट पे है। और उसकी वजह ये है कि कोई भी प्रोसेस मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उस प्रोसेस से रिलेटेड या उस प्रोसेस को इफेक्ट करने वाली कोई ना कोई अजम्पशन या कंस्ट्रेंट यहाँ पे आ सकती है। मैं अपनी मर्जी से लेट से एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो अपनी मर्जी से एस्टिमेट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझ पे कुछ अजम्पशन, मेरे ऊपर कोई कंस्ट्रेंट इम्पोज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक तो ये देखना है कि हर प्रोसेस के इनपुट पे अजम्पशन लॉग आई हुई है। दूसरा, इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए मैं इन अजम्पशंस को और इन कंस्ट्रेंट्स को सामने देखूंगा, लेकिन ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के दौरान एक्चुअल में ये पॉसिबल है कि कुछ नई अजम्पशंस यहाँ से निकले, और ये भी पॉसिबल है कुछ नए कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे इमर्ज हो, और ये भी पॉसिबल है कि पीछे कोई अजम्पशन जो पहले से थी अब वो वैलिड ना रहे। यहाँ पे इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि यार ओहो, ये जो हमने सोचा हो तो ये तो अब वैलिड नहीं रहा, क्योंकि अब हम प्रोजेक्ट को एक और तरह से कर रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। अब ये पहले वाली अजम्पशन आपकी इनवैलिड हो जाती है, या फिर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन आ जाती है। इसी तरह पहले कोई एक कंस्ट्रेंट थी, अब वो कंस्ट्रेंट लिफ्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस के इनपुट पे तो ये आएगी ही आएगी, सो दैट हम इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई अजम्पशन या कंस्ट्रेंट है तो उसको सामने रखते हुए ये प्रोसेस पूरा करें।
और दूसरी बात ये कि इस प्रोसेस के दौरान कोई अजम्पशन नई भी आ सकती है, कोई कंस्ट्रेंट नया ऐड हो सकता है, कोई अजम्पशन पुरानी वो अनट्रू हो सकती है और इसी तरह कोई पुरानी कंस्ट्रेंट जो है वो लिफ्ट हो सकती है। तो आउटपुट पे मेरी अजम्पशन लॉग जो है ना वो अपडेट होगी। तो ये हर प्रोसेस के इनपुट और आउटपुट पे, इसके साथ अगर आपको याद हो मैंने रिस्क रजिस्टर की भी आपको बात बताई हुई है कि वो भी हर जगह इसी तरह इनपुट और आउटपुट पे आता है, और लेसन लर्न रजिस्टर के बारे में भी मैंने आपको यही राय दी हुई है, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो दैट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट का एक और रोल भी मैंने बताया था, वो क्या था कि अगर मेरे ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स इम्पोज हुई हुई हैं, ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट्स अगर किसी तरह कोई भी मैं ऐसा मेथड सोचूं कि मेरी ये एक कंस्ट्रेंट जो है ना वो लिफ्ट हो जाए, अगर ये कंस्ट्रेंट लिफ्ट हो जाती है तो मेरे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई थी वो निकल जाएंगी, और हो सकता है उससे मुझे नई अपॉर्चुनिटीज मिले, और पॉजिटिव रिस्क को हम अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। तो रिस्क एनालिसिस के अंदर हम ये कहते थे कि यार हम अपनी जो है ना कंस्ट्रेंट्स को एक दफा रिव्यू करें, क्या कोई ऐसी कंस्ट्रेंट है जिसको लिफ्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी हो, सो दैट हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और इसी तरह अजम्पशंस को हम देखते थे कि यार अगर ये अजम्पशन अनट्रू साबित हो गई तो इट मे लीड टू अ नेगेटिव रिस्क और इट मे लीड टू अ थ्रेट, ठीक है। और उसमें हमने कहा था कि यार अजम्पशन को आप बार बार वैलिडेट करते रहो कि क्या अभी भी अजम्पशंस वैलिड हैं या नहीं है। तो ये है अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट के बारे में। और ये अगेन जैसे मैंने कहा कि हम डिफरेंट बिट्स एंड पीसेस में तो इसको पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब आता है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, और हमने प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या पढ़ा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है और खुद ही परफॉर्म करना है, तो हो सकता है एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के दरमियान कोई एमओयू साइन हो जाए, कोई लेटर ऑफ एग्रीमेंट हो जाए, या फिर सिंपली एक ईमेल या मेमो आ जाए, तो वो भी एग्रीमेंट के तौर पे सर्व करता है। लेकिन अगर कोई ये ऑर्गेनाइजेशन बाहर से ये प्रोजेक्ट बनवा रही है, आउटसोर्स कर रही है, तो इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन बायर एंड सेलर के दरमियान जो एग्रीमेंट होगा उसको हम फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट की शक्ल देंगे और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और फिर हमने ये देखा कि यार ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, और इसी तरह ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर कुछ डिटेल्स होंगी मेरे चार्टर के बारे में, मेरे प्रोजेक्ट के काम के बारे में, सॉरी प्रोजेक्ट के स्कोप के बारे में। वो मुझे ये एग्रीमेंट बताएगा, और एक्सटर्नल है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉसेस ये चीज़ें मुझे गाइड करेंगी। तो चार्टर लिखने के लिए मुझे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों चाहिए। अच्छा, इसके बारे में एक और बात जो मैंने आपको प्रोक्योरमेंट में भी हाईलाइट की, अदरवाइज भी करता रहा हूँ, और वो एक मैं फेवरेट डायग्राम जो हर दफा बनाता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने खुद प्रोजेक्ट करना है, तो ये पहले अपना एक स्पॉन्सर होगा, प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा, और ये एक अपना चार्टर इशू करेगा, और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, और वो अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएगा, और करते करते उसके बाद वो कहेगा अब मैंने कुछ अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर देना है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को जो ये प्रोजेक्ट विन करेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो ये भी अपने तौर पे एक अलग से चार्टर जो है वो बनाएगी। सो मेरी दोनों ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्रोजेक्ट चार्टर बनेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर पर्पस शायद ये लिखा हो कि हम ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड एडमिशन सिस्टम ये बना रहे हैं, इससे हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यूनिवर्सिटी के, जैसे एक यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फायदा होगा, हमारे प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इनके चार्टर के अंदर, बिजनेस केस के अंदर ये होगा। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ये सॉफ्टवेयर क्यों बना के बेच रही है? बिकॉज इनको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा, पर्पस होगा, वो प्रॉफिट होगा। तो इनके बिजनेस केस में प्रॉफिट ओरिएंटेशन वुड बी द मेन थिंग, और इनका चार्टर भी उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। सो ये है हमारे पास जो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात, और ये सारी बातें भी हमने अगेन नथिंग न्यू इन दिस सो फार। अच्छा, फिर इसके अलावा ये जो हमने कहा कि एग्रीमेंट हो गया या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा क्या? इसके अलावा हमारे पास ओपीएस होंगे, हमारे पास ईएफ होंगे। ओपीएस स्टैंडर्ड इनपुट है, आपको मैंने कहा, और इसी तरह ईएफ भी। और ओपीएस के अंदर आपको याद है कि हमने 2-3 मेजर चीज़ें कही थी। एक तो पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, एक बात। दूसरा हमने कहा कि इसके अंदर टेम्पलेट्स हो सकते हैं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड लेसन लर्न्ड भी आ सकता है। ईएफ क्या है? ईएफ के केस में हमारे पास कोई भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये वाला स्टैंडर्ड करना है, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, सॉरी वो आपका
आपकी अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हो सकता है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, या कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रिसोर्सेज ने आपके साथ काम करना है उनके साथ, या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर वगैरह, ये सारे आपने ईएफ पढ़े हुए हैं। एंड यू नो कि हर प्रोसेस रिलेटेड अपने ईएफ होते हैं, सो डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर से रिलेटेड भी अपने ही ईएफ है। सो अगर मैं कहूँ कि इस डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर के लिए इनपुट्स क्या क्या चाहिए, तो दो हमारे पास बिजनेस डॉक्यूमेंट हो गए। चार्टर लिखने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए। फिर अगर कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो वो उसके अंदर उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लिखी होगी, और फिर बाकी मुझे ओपीएस एंड ईएफ से मिल जाएगा। तो अगर इन चार चीजों को मैं सामने रखता हूँ, तो ये मेरे पास बनता है इनपुट्स टू द डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर प्रोसेस। ठीक हो गया जी। ये अभी आपके सामने रेड पे हाईलाइट भी हो गया हुआ है। अच्छा, अब टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं? बेसिकली चार्टर बनाने के लिए आप आपस में बैठोगे, मीटिंग्स करोगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, आप अपने इन एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ोगे, एंड सो ऑन। ठीक है। अब जब आप मीटिंग करते हो तो मीटिंग अरेंज करनी होती है, मीटिंग को मैनेज करना होता है, उसको हम कहते हैं मीटिंग मैनेजमेंट। कि मीटिंग्स को आप कैसे मैनेज करोगे, एजेंडा पॉइंट्स वगैरह जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था। अच्छा, इसी तरह अगर आपको क्या कहते हैं इंटरव्यूज वगैरह करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप, ये सारे का सारा बेसिकली आपका डाटा गैदरिंग है। और फिर जब आप लोगों से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो ना, तो वहां पे मल्टीपल इंटरेस्ट होता है लोगों का, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। मैं रिसोर्सेज दूंगा नहीं दूंगा, मेरे पास इतने बंदे हैं नहीं हैं, यार आप ये प्रोजेक्ट अभी ना स्टार्ट करें, हमारी अपनी प्रायोरिटीज है, एंड सो ऑन। तो इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। और आपको मीटिंग्स के अंदर कुछ फैसिलिटेशन भी करनी पड़ती है, आप लोगों से डिस्कशन भी करते हो, कॉन्फ्लिक्ट को भी मैनेज करते हो, नेगोशिएट भी करते हो। तो ये वाले सारे सॉफ्ट स्किल्स भी हमें चाहिए होते हैं। तो डाटा गैदरिंग भी चाहिए होती है, एट द सेम टाइम सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए होते हैं। और ऑब्वियसली ये सारे काम हम मीटिंग्स के अंदर करते हैं। तो रीटा के अंदर तो ये इतना ही है। इनपुट्स आउटपुट्स जो इनपुट्स बताए हुए, सॉरी, टूल्स एंड टेक्निक्स बताए हुए डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर के इतने ही है। लेकिन मैं एक दफा आपको क्विकली पिमबॉक गाइड के अंदर जो चीजें हैं वो भी बता देता हूँ। एक्सपर्ट जजमेंट, यू ऑलरेडी नो दैट कि हमें एक्सपर्टीज चाहिए। अब एक आप एक प्रोजेक्ट में आपको कहता हूँ कि यार आप ना काइंडली एक रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उसका चार्टर मुझे लिख के दो, तो आप कैसे करोगे? आपको एक्सपर्टीज चाहिए होंगी इस इंडस्ट्री में, इस डिसिप्लिन में, इसके बारे में, नॉलेज एरिया के बारे में, कि यार भी प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं। यू नीड टू नो द एक्सपर्टीज। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यार चार्टर के अंदर क्या कुछ होता है, चार्टर लिखते कैसे हैं। तो अगर आपके पास है तो यूज दैट एक्सपर्टीज, आपके पास नहीं है तो गेट दोज एक्सपर्टीज। या तो किसी कुलीग से ले लें, या किसी कंसल्टेंट को बुला लें, या किसी और को हायर कर लें। ठीक हो गया जी। सो ये एक्सपर्ट जजमेंट है टू दैट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। फिर हमने डाटा गैदर करना है। डाटा कौन सा गैदर करना है? हमें अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट करनी है इकट्ठी। ठीक है। और ताकि हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर लिख सकें। तो डाटा गैदर करने का ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू भी हो सकता है, यू ऑलरेडी नो दैट। फोकस ग्रुप, ये कलेक्ट रिक्वायरमेंट पे हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। और इंटरव्यूज के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, और मतलब ये ऑलरेडी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं अब इसको फर्दर वो नहीं कर रहा। और दूसरा मैंने कहा कि इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स होंगे। इंटरपर्सनल में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आपको जाहिर है जब आप स्टेक होल्डर से चीजें मांगोगे, स्टेक रिसोर्स मांगोगे, वो कहेंगे यार हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फिर सक्सेस क्राइटेरिया के बारे में बहस होगी कि एक कहेगा कि यार इस चीज को भी प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया जाए, अगर ना किया तो इसका मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। आप कहोगे यार ये तो हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता। हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स पे बहस हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पे, माइलस्टोन्स पे, एंड सो ऑन। और इसी तरह फैसिलिटेशन फिर आपकी दूसरी इंटरपर्सनल टीम स्किल है, ये भी सॉफ्ट स्किल में आता है। और मैंने आपको बताया हुआ कि फैसिलिटेशन बेसिकली आप जैसे मीटिंग्स कर रहे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक फैसिलिटेटर चाहिए होता है। फैसिलिटेटर का रोल के बारे में भी मैंने आपको तीन बड़ी मेजर चीज़ें बताई हुई हैं। एक तो ये कि फैसिलिटेटर मीटिंग का जो कंडक्ट है, मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फोकस रखता है। जिस जगह पे, जिस वजह से आप इकट्ठे हुए हैं, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग है तो इधर उधर की फिर बहस या पॉइंट शोर शराबा नहीं होगा। ये टू द पॉइंट एक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लान्ड वे में उस मीटिंग को कंडक्ट करता है। नंबर टू, ये बाइसेस को खत्म करने में हेल्प करता है। लाइक कोई बहुत ज्यादा डोमिनेंट लोग हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो और वो उसी को बेस बना के अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए फीडबैक दे रहे हैं, तो ये उसको क्वेश्चन करके, आगे से काउंटर करके, वो बायसनेस जो है उसके अंदर खत्म करेगा। और तीसरा ये कि लोगों के दरमियान ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होगा, तो ये एक रिजॉल्व करने की, लाइक एज अ फैसिलिटेटर या मॉडरेटर ऑफ दैट सेशन, ये उसको रिजॉल्व कर देगा।
फिर मीटिंग मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है टू वो मैनेजमेंट जो आप करते हो टू कंडक्ट अरेंज टू अरेंज एंड कंडक्ट द मीटिंग्स। मींस आप मीटिंग्स कैसे मैनेज करोगे, आपको पता है कि उससे पहले एजेंडा पॉइंट्स भेजने होते हैं, आपको पता है कि मीटिंग के पार्टिसिपेंट से कम कंफर्मेशन लेनी होती है, आपको पता है कि मीटिंग के अंदर क्या क्या होता है। सो मीटिंग्स को कैसे मैनेज किया जाता है ये भी आपको आना चाहिए, और ये भी एक टूल एंड टेक्निक है जो आप प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप करने के लिए करते हो। ज़ाहिर है मीटिंग आप करोगे तो तभी आपको रिक्वायरमेंट मिलेंगी, तभी आपको अपना प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया क्लियर होगा या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स का पता होगा। अच्छा, उसके बाद मीटिंग्स हम करते हैं। ये देखें कि मीटिंग्स करने के लिए मुझे मीटिंग मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, मुझे फैसिलिटेशन भी शायद करनी पड़े, मुझे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी करनी पड़े, और उन्हीं मीटिंग्स के अंदर हो सकता है मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू या इंटरव्यूज के थ्रू या फोकस ग्रुप के थ्रू मैं डाटा भी गैदर कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये सारी चीजें इंटरलेटेड है, और ऑब्वियसली वहां पे मैं अपनी एक्सपर्ट जजमेंट भी यूज कर रहा हूँ। सो ये सब काम करके मैं अल्टीमेटली अपना प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो बना लूंगा। अच्छा, अब प्रोजेक्ट चार्टर हम जो बनाते हैं, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को इसका क्या फायदा होता है और व्हाई इट इज नेसेसरी। पहली बात ये याद रखिएगा कि पीएमपी का पूरा फोकस इस पे होता है कि यार चार्टर जो है ना बहुत ही क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट चीज है। चार्टर के बगैर आप एक पैसा खर्च नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने करना क्या है। सारी तो हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मिली है। अच्छा, नंबर थ्री, आपको डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर से या रिसोर्स मैनेजर से रिसोर्सेज चाहिए। तो आपको कोई भी रिसोर्स मैनेजर रिसोर्स क्यों देगा जब तक कि आपको कोई इस काम के लिए ऑथराइजेशन नहीं देता, जब तक कि आपको वो पावर्स मिलती नहीं है। सो प्रोजेक्ट चार्टर जो है ये बहुत सारे पर्पस जो है वो सर्व कर रहा है। पहली बात तो ये कि ये हमें ओवरऑल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जिस रीजन की वजह से हम कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि मेरा प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है, मुझे काम क्या करना है, वो बताता है, पहली बात। और उसी के अंदर ज़ाहिर है अगर वो काम मैं कर लूंगा तो आई वुड से कि मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर नहीं कर पाया तो सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ इतना ही है कि मैंने जाना है वहां पे खड़े होकर वापस आ जाना है, तो बस यही मेरा प्रोजेक्ट है, फिर खत्म, मेरी सक्सेस इसी पे डिफाइन होगी। ठीक है, सो हमें जो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है वो इस दर से मिलती है। नंबर टू, जैसे मैंने कहा कि हम प्रोजेक्ट की जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज मुझे वो इधर से मिलेंगी एंड सो ऑन। अच्छा, एक बात के प्रोजेक्ट जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व शायद डायरेक्टली ना हो प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर बनाने के अंदर, लेकिन इट्स, कल मैंने आपको शायद बताया था कि इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसको इन्वॉल्व करें। और कैसे करते हैं कि पोटेंशियली जो प्रोजेक्ट मैनेजर हमने अपॉइंट करना होता है तो उसी से हम ये सारे काम करवा रहे होते हैं, या उसे उन कामों में साथ रखते हैं अपना। अच्छा, अब ये अगेन एक समरी लिखी हुई है कि हमारे प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर मेजर जो डिलीवरेबल्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, ये कवर होने चाहिए, और की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर लिखी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद